Hello, students, and welcome to the Political Science Class 7, Chapter 1 on Equality, Part 2. In the last video, we discussed about the equal right to vote and also saw a story about a lady named Kanta. We also discussed about the universal adult franchise and saw the different aspects of equal right to vote. In this video, we shall discuss about other kinds of equality and let us start. Before starting the video, if you are new on my channel, please subscribe my channel for the next videos. Other kinds of equality. Kanta is one of many people who live in democratic India and who have the right to vote, but also whose daily living and working conditions are far from equal. कांता एक बहुत उन लोगों में से है जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, जैसे कि इंडिया. एक इंडियन वो लेडी है और एक इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे सबको एक इक्वल राइट है वोट करने का, लेकिन उसकी डेली लिविंग और वर्किंग कंडीशंस बहुत 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 दूर हैं इक्वालिटी से. वहाँ पे कोई इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है. जैसे कि हमने उसकी स्टोरी में लास्ट में देखा था कि गोवा गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर उसको क्यू में खड़ा होना पड़ता है, जबकि जैन साहब को वहाँ पर नहीं खड़ा होना पड़ता, क्योंकि उनके पास पैसा है और इसके पास पैसा नहीं है. अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज. गरीब होने के बजाय और अलावा इंडियन लोगों को बहुत सारे अलग अलग वेज में इनइक्वालिटी को सफ़र करना पड़ता है और एक्सपीरियंस करना पड़ता है. मतलब बहुत सारे वेज में उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है. लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग बाय रीडिंग द टू स्टोरीज गिवन बिलो. Each of these is based on real incidents in people's lives and reflects the different kinds of inequalities that exist in India. तो अब हम दो स्टोरीज़ के बारे में पढ़ेंगे. जैसे हमने कांता की स्टोरी पढ़ी थी, और ये दोनों स्टोरीज़ रियल लाइफ बेस्ड स्टोरीज़ हैं, ये रियल स्टोरीज़ हैं, और इनसे हम इनइक्वालिटी पे देखेंगे कि कैसे अनइक्वल लोगों को देखा जाता है और उनके साथ व्यवहार किया जाता है. वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम. एक बहुत ही अलग फॉर्म है जो इनइक्वालिटी की, वो है कास्ट सिस्टम. इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत फॉलो किया जाता है. नीची जाति, ऊंची जाति, ये जाति, वो जाति, SC, ST, OBC, ये ऊपर के ब्राह्मण, नीचे के ये, ऊपर के ये, इधर के वो, उधर के ये. इनके पास इतना राइट है, इनके पास ये राइट है, इनको नीचे से देखना है, इनको ऊपर से देखना है. ये सब हमें बताया जाता है एक समाज में. तो कास्ट सिस्टम बहुत एक लोगों को अनइक्वल तरह से देखने के लिए पढ़ाता है. इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया, योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्नड और एक्सपीरियंस्ड वेरी यंग. अगर आप रूरल इंडिया में रहते हैं, मतलब विलेजेस एरिया में रहते हैं, जहाँ लोगों की सोच थोड़ी सी पुरानी है, जहाँ मॉडर्निटी नहीं आई है, वहाँ पर कास्ट सिस्टम को ज़्यादा देखा जाता है और वहाँ पर उसको एक्सपीरियंस भी बहुत जल्दी ही कर लिया जाता है. बच्चों को भी पता होता है किसकी कौन सी कास्ट है और हमें किस कास्ट से बिलोंग करना है या हम किस कास्ट से बिलोंग करते हैं और हमें किस कास्ट के लोगों के साथ कैसा बिहेव करना है, ये भी उनको सिखाया जाता है. But just look at these matrimonials shown from a leading English newspaper and you will see how important the issue of caste continues to be in the minds of highly educated urban Indians. So, ये जो ग्रीन और कुछ येलो कलर्स में 3 यहाँ पे मैट्रिमोनियल्स के एडवर्टीजमेंट्स दिए गए हैं. मैट्रिमोनियल्स मतलब शादी के लिए जब हम प्रपोज़ल देते हैं, किसी न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट देते हैं, तो उन्हें मैट्रिमोनियल्स के सेक्शन के अंडर रखा जाता है.
कॉलम के अंडर रखा जाता है। तो यहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं। अलायंस इनवाइटेड फॉर 32 MMS 5 foot 4 inches fair beautiful girl working in IT company Mumbai from BE MBA boy working in Mumbai abroad from IT industry caste no bar SC ST excuse। सबसे मेन यहाँ पर बात जो हमें पढ़नी है, जो हमें बताने की कोशिश कर रही है ये बुक, वो है कास्ट नो बार। मतलब कास्ट की कोई भी इनइक्वालिटी नहीं देखी जाएगी। अगर कोई किसी भी कास्ट का ये नहीं देखा जाएगा, लेकिन फिर उसके साथ ही ये भी लिख दिया SC ST एक्सक्यूज़ कि मतलब जो भी SC ST की कास्ट से हैं वो एक्सक्यूज़ कर ले, मतलब वो इस प्रपोजल के लिए ना आए। अगला पढ़ते हैं। प्रोफेसर कल्फत ब्यूटीफुल टॉल गर्ल 4 गुप्ता बॉय 28 6 inches CA वर्किंग MNC टेक्सास USA $80,000। इसमें भी कास्ट का है। तमिल ब्राह्मण यंगर ग्रूम 1981 बॉर्न नाइत्रू का ये उसका नाम दिया गया है। एंड स्वाति स्टार ए 180 सेंटीमीटर्स टॉल फेयर। ये हमने पढ़ लिया। तो अब हम इसमें आगे पढ़ते हैं कि ये बुक क्या कहती है इसके बारे में। Now let us read a story about the experiences of a Dalit child attending school। ये स्टोरी पढ़ने से पहले मैं दोबारा इस एडवर्टीजमेंट के बारे में क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पर ब्लू लाइन में लिखा हुआ है सर्कल द रेफरेंस टू कास्ट इन द मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट्स गिवन अबव। जहाँ पर कास्ट के बारे में लिखा गया है उस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट को ये हाईलाइट कर रहे हैं ग्रीन कलर में, जहाँ पर हमने पढ़ा कास्ट नो बार SC ST एक्सक्यूज। इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि कास्ट के बेस पे लोग अपनी शादी तक को भी तय करते हैं। बाकी दो एडवर्टीजमेंट्स में कास्ट के बारे में कुछ नहीं था। आगे अब दूसरी स्टोरी हम पढ़ते हैं दलित चाइल्ड के बारे में, जो एक दलित था। यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दलित्स इन द क्लास 6 बुक। आपने दलित्स के बारे में पढ़ा है कि दलित कौन होते हैं, और 6th में हमने ये पढ़ा था। दलित इज अ टर्म दैट्स द सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्व्स। ऐसा लोग मानते हैं कि लोअर कास्ट के लोगों को दलित कहना है। दलित मीन्स ब्रोकन एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट्स आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनके प्रति भेदभाव किया जाता है और उन्हें लोअर माना जाता है। दलित का मतलब होता है ब्रोकन, टूटा हुआ। तो वो ये दर्शाना चाहते हैं, लोग उनको ये दलित कहकर ये दर्शाना चाहते हैं कि वो टूटे हुए हैं, और वो टूटे हुए थे, वो टूटे हुए हैं और वो टूटे हुए रहेंगे। उनको ऐसा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 to 2013 is a famous Dalit writer. In his autobiography Jhuthan, he writes, I had to sit away from the others in the class and that too on the floor. एक ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में, जो एक बहुत अच्छे और बहुत फेमस दलित राइटर थे, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। उनकी ऑटोबायोग्राफी, मतलब जब वो अपने बारे में एक बुक लिख रहे थे, उन्होंने उस बुक का नाम रखा जूठन, मतलब जूठा। ठीक है। उसमें उन्होंने लिखा कि उन्हें अपने परिवार के लोगों से भी दूर बैठना पड़ता था, और क्लास में, परिवार के लोगों में नहीं, क्लास में जब पढ़ाई होती थी तो उन्हें बाकी बच्चों से दूर बिठाया जाता था, और वो भी किसी सीट पे नहीं, ज़मीन पे। मतलब आप ये इमेजिन करिए कि कितना उसको बुरा लगता होगा जब कोई टीचर कहता होगा कि तुम एक दलित हो इसलिए तुम्हें ज़मीन पर बैठना है। द मैट रैन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सैट ऑन। इस लाइन का मतलब है कि उसको मैट भी नहीं मिलता था, बिल्कुल ज़मीन पे बैठना पड़ता था।
Sometimes I would have to sit way behind everybody, right near the door. Sometimes they would beat me without any reason. कभी कभी तो उसे बिल्कुल पीछे बिठा देते थे डोर के पास, जहाँ पर उसे कुछ बच्चे बिना किसी रीज़न के ही मारते भी थे, सिर्फ इस बेस पे कि वो दलित है. यू कैन जस्ट इमेजिन व्हाट he could experience that time. When he was in the 6th class, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and the playground. He writes, the playground was way larger than my small physique could handle, and in cleaning it, my back began to ache. एक बार उसके हेडमास्टर ने उसे पूरे प्लेग्राउंड को स्कूल के साफ करने के लिए कहा, उसे स्वीप करने के लिए कहा. लेकिन वो लिखते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि मैं इतना छोटा था, मेरी बॉडी इतनी छोटी थी कि जितना बड़ा वो प्लेग्राउंड था उसे साफ करते करते मेरी कमर में बहुत दर्द होने लगा. माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट. मेरा चेहरा डस्ट से, मिट्टी से पूरा भर गया था, कवर हो गया था. डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ. मेरे मुंह में मिट्टी चली गई थी, मैं पूरा धूल में लत-पत हो गया था. The other children in my class were studying and I was sweeping. दूसरे बच्चे क्लास के पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू पोछा लगा रहा था. Headmaster was sitting in his room and watching me. हेडमास्टर अपने रूम में बैठकर मुझे देख रहा था. I was not even allowed to get a drink of water. मुझे पानी पीने तक का भी परमिशन नहीं थी, मैं पानी भी नहीं पी सकता था. उन्होंने ऐसा लिखा है. आई स्वेप द होल डे. पूरे दिन मैंने पोछा लगाया, झाड़ू लगाया. फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द स्कूल रूम्स द आईज ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज सॉ दिस स्पेक्टिकल. सारे लोग मुझे देख रहे थे. Om Prakash was made to sweep the school and the playground for the next couple of days, and this only came to an end when his father, who happened to be passing by, saw his son sweeping. उसे कुछ दिनों तक, अगले कुछ दिनों तक वैसे ही पूरे स्कूल की स्वीपिंग के लिए काम दिया गया, हर रोज, डेली. ऐसे ही एक दिन वो झाड़ू लगा रहा था, पोछा लगा रहा था, और उसके पिताजी ने आकर उसे देख लिया. बाहर से वो निकल रहे थे और उनकी नज़र पड़ गई. He confronted the teachers and then walking away from the school, holding Om Prakash's hand, he said loudly for all to hear, "You are a teacher, so I am leaving now. But remember this much, master. He will study right here in this school, and not just him, but there will be more coming after him." उसके पिताजी टीचर्स के सामने गए. उन्होंने कहा कि आप एक टीचर हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको छोड़ रहा हूँ, लेकिन मेरी बात को ध्यान रखना कि ये बच्चा यहीं पर पढ़ेगा, और ये सिर्फ ये ही नहीं पढ़ेगा, बाकी इसके जैसे और भी अभी पढ़ेंगे यहीं. आप इसको रोक नहीं सकते. ये थी हमारी पहली स्टोरी. अब हम एक सेकंड स्टोरी पढ़ते हैं. The second story is based on an incident that took place in one of the India's larger cities and is common practice in most parts of the country. ये एक बहुत common practice के ऊपर है जो इंडिया में पूरे में की जाती है. It is a story about Mr. and Mrs. Ansari who were looking to rent an apartment in the city. वो एक शहर में अपार्टमेंट को रेंट करने के लिए सोच रहे थे. They had the money and so paying the rent was no problem. वो रेंट भरने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि उनके पास मनी थी. The dealer informed them that he knew about quite a few apartments that were available for rent. जो प्रॉपर्टी डीलर था उसने कहा कि मैं आपको कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ जो अपार्टमेंट्स को रेंट कर रहे हैं. They visited the first apartment and the Ansaris liked it very much and decided to take it. वो एक अपार्टमेंट में गए, उन्होंने उस अपार्टमेंट को देखा और वो उनको पसंद आ गया बहुत, और उन्हें खरीदने का उन्होंने सोच लिया. However, when the landlady found their names,
She made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents. लेकिन जो लैंडलेडी थी, मतलब मालकिन थी वहाँ की, उसने एक एक्सक्यूज़ दे दिया कि मैं नहीं इनको रख सकती क्योंकि ये तो नॉन वेजिटेरियन है और हमारी बिल्डिंग में कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं है. Both the Ansaris and the property dealer were surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house. लेकिन वो सुन के ये सरप्राइज हो गए क्योंकि उन्हें फिश पकने की स्मेल आ रही थी, वो भी उनके पड़ोसियों के हाउस से. The same excuse was repeated in the second and the third apartments. वो जब दूसरे तीसरे अपार्टमेंट्स को देखने गए उनको पसंद आया, लेकिन लैंडलॉर्ड ने मना कर दिया यही कहकर कि आप तो नॉन वेजिटेरियन है, हम नहीं रखते. Finally, the property dealer told them that they might want to change their names and call themselves Mr. and Mrs. Kumar. The Ansaris were reluctant to do this and decided to look some more. जो प्रॉपर्टी डीलर था उसने उन्हें कहा कि अंसारीज से अपना नाम आप कुमार्स कर लो, लेकिन वो ये नाम बदलने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे. वो बहुत रिलक्टेंट थे, मतलब वो ऐसा नहीं करना चाहते थे, बिल्कुल भी उनका मन नहीं कर रहा था. इन द एंड इट टुक अ होल मंथ ऑफ लुकिंग एट अपार्टमेंट्स बिफोर दे फाउंड अ लैंडलेडी हु वाज विलिंग टू गिव देम अ प्लेस ऑन रेंट. उन्हें पूरा 1 महीना लग गया ये ढूंढते ढूंढते अपार्टमेंट्स. 1 महीने बाद एक ऐसी लेडी मिली जिसने उन्हें रेंट पे एक घर दिया, एक कमरा दिया. ये हमारी सेकंड स्टोरी थी. इसमें अब क्या सीखा हमने कि अंसारीज की जो कास्ट थी, उन्हें लोगों को उनकी कास्ट प्रॉब्लम थी, कास्ट से प्रॉब्लम थी. इसलिए प्रॉपर्टी डीलर तो ये समझ गया था क्योंकि वो वहीं पे रहता था और उसको लोगों का पता था. इसलिए उसने कहा था कि आप अंसारी से कुमार कर लो अपना नाम. लेकिन वो लोग ये समझ नहीं पाए थे अच्छे से अभी. तो हमने दोनों स्टोरीज़ में यही पढ़ा कि कास्ट बेस पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है, होता आया है, होता है और होता शायद रहेगा भी. हालांकि अब ये कम हो रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन फिर भी ऐसी स्टोरीज़ हमें आज भी सुनने को मिल जाती हैं. This was our next topic and we finished the part 2 of this chapter, and we will continue with our next topic, that is recognizing dignity, in our next video. Till then, goodbye, thank you, and don't forget to subscribe my channel.